आगे बढ़ाते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। और जैसा कि आपको पता है कि मानव शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है आयुर्वेद अलग बताता है। अब आयुर्वेद के विषय भी थोड़े थोड़े पढ़ाए जाने लगे हैं ड्यू टू रामदेव और भाजपा। वो विज्ञान से थोड़ा इतर काम करती है भारतीय जनता पार्टी, आपको पता होगा, और बेवजह गैर विज्ञान की ओर ले जाने का काम भी कर रही है। जैसे देखोगे आप कि बच्चा जब जन्म लेता है तो थाली पीटा जाता है। तो कोरोना हुआ था, पूरे भारत में मोदी जी ने एक नया अनुसंधान लाया कि आप सब थाली पीट दीजिए और कोरोना खत्म हो जाएगा। पूरे भारत से पहला, इस धरती का पहला ऐसा शासनाध्यक्ष और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का और विश्व के सबसे बड़े पार्टी का नेता और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरे बहुमत से आने वाला कहा थाली पीटिए, लोटा पीटिए, कोरोना भाग जाएगा। और हम कैसे भारतीय हैं कि उस थाली को पीटे, लोटा को पीटे और इस तरीके से हम लोग कोरोना को और बुला लिए। तो इसे समझा जा सकता है कि हम विज्ञान की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को कम से कम ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक धार्मिक नेताओं का काम है, इससे देश को एक दिशा नहीं दिया जा सकता। आपको शायद पता होगा कि इतिहास में विद्वानों ने लिखा है या सामाजिक वैज्ञानिकों ने लिखा है या मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने भी लिखा है कि धर्म नेता राजनेता हो सकता है। धर्म नेता राजनेता हो सकता है। और कई बार देखा गया है कि योगी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ढंग से उत्तर प्रदेश को चलाएंगे। वहां की सड़क देख लीजिए, पानी देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए, सफाई देख लीजिए और स्वास्थ्य देख लीजिए। तो धर्म नेता राजनेता हो सकता है, ये हमेशा सफल है। लेकिन राजनेता धर्म नेता अगर होता है तो न धर्म बचता है न राज्य बचता है। अशोक जब धर्म का अनुसरण किया तो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। पुष्यमित्र शुंग जब धर्म का अनुसरण करने लगा, अश्वमेध यज्ञ करने लगा तो राज्य का पतन हुआ। ठीक इसी ढंग से हर्षवर्धन भी जब बौद्ध धर्म का अनुसरण करके बौद्ध संगति का आयोजन करना शुरू कर दिया, उससे भूति वंश समाप्त हुआ। औरंगजेब जब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने के लिए और 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए दबाव बढ़ाने लगा, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो इस ढंग से राजनेताओं को राजनीति करनी चाहिए, धर्म नहीं। और ये मंदिर मंदिर घूम कर और कौन कौन और तपस्या का सीन जो नया ट्रेंड चला है वो दिखा रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में ज्ञानी की पहचान कैसे करेंगे? क्या यूनिवर्सिटी की डिग्री से करेंगे? नहीं। कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी नहीं जो राम को डिग्री दे सके, कृष्ण को डिग्री दे सके, विष्णु को डिग्री दे सके, कबीर को डिग्री दे सके, रसु भगत को डिग्री दे सके। कोई दुनिया का ऐसा विद्वान नहीं जो चैतन्य महाप्रभु को डिग्री दे सके, तुलसीदास को डिग्री दे सके, वाल्मीकि को डिग्री दे सके। ज्ञान के लिए जो है यूनिवर्सिटी नहीं बना है, हाँ एक ज्ञान के तरफ दिशा देने के लिए बना है। लेकिन ज्ञान तो ज्ञानी जो होते हैं उनको समाज से आता है, परिवार से आता है, संस्कार से आता है। और एकमात्र उनकी पहचान है कि ज्ञानी कौन सा है। तो जब भी किसी व्यक्ति में स्पिरिचुअलिटी आ जाए, समझ लेना वो इंटेलेक्चुअलिटी की ओर मुड़ रहा है। और स्पिरिचुअल हो गया तो समझ लेना कि वो ज्ञानी है। जो अध्यात्म की बात करने लगे, धर्म की बात करने लगे और समाज की बात करने लगे, संस्कार की बात करने लगे, निश्चित रूप से ज्ञानी वही होता है। तो इस तरीके से विद्वता वही पहचानी जाती है। कभी भी ध्यान रखना, किसी के लिए मैं कह रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि पॉलिटिशियन को स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ना चाहिए, वो जरूरी है, परंतु रिलीजन की ओर नहीं मुड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि रिलीजन धर्म नेताओं का काम है, राजनेताओं का काम नहीं है। अध्यात्म की ओर मुड़े वो चलेगा। और अध्यात्म की ओर मुड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य भी। वह जैन धर्म का अनुसरण किया, जैन धर्म का प्रचारक नहीं हुआ। बिंदुसार भी आजीवक था, तो इस ढंग से धर्म का अनुसरण किया, धर्म का प्रचारक नहीं बना।
ये काम जो है वो धर्म के अनुसरण करने वाले लोगों का है, शिक्षकों का है, हम लोगों का है। तो चलिए आते हैं विषय पर, जो अभी के समय में कहा जा रहा है कि मनुष्य के समय में ब्लड, शरीर में ब्लड कहाँ बनता है। आयुर्वेद में, लिखिएगा मत आप लोग, थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं, ऐसे ही बेकार की चीजें ये है। तो आयुर्वेद में जो आप देख रहे हैं, इसमें ब्लड का नया कंसेप्ट आया है कि ब्लड तिल्ली में बनता है, ठीक है। अब बताइए कि ब्लड तिल्ली में बने और ब्लड लीवर में बने, जिसको यकृत कहते हैं, तो ये दोनों ही चीजें विज्ञान की कसौटी पर खड़ा नहीं है। तिल्ली को जिसको स्प्लीन कहते हैं, वो रक्त का कब्रगाह है, ज्ञान में वही मारिएगा। ये नए किताबों में कुछ छप रहा है, उसको मारेंगे, आपका अंक कट जाएगा। दूसरी चीज है कि लीवर में ब्लड बनता है, तो ये जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब, या किसी कारणवश जो है आपके शरीर में संक्रमण हो जाए, तो वैसी स्थिति में ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो पुनः लीवर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके परीक्षा में पूछता है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ध्यान रखेंगे, कभी भी मारेंगे रक्त मज्जा में या अस्थि मज्जा में, ठीक है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, ठीक है। ये ब्लड वही बनता है बोन में, लंबी हड्डी हो, मोटी हड्डी हो, जैसे आपके पैर की हड्डी है या हाथ की यहाँ से यहाँ तक हड्डी है, उससे ब्लड ज्यादा बनता है। ब्लड बनने के लिए अगर आपको, मैंने कल भी कहा था कि किस तत्व के पूछे कि कौन सा तत्व उसमें ज्यादा योगदान करता है, तो ध्यान रखेंगे कोबाल। अगर ये पूछे कि कौन सा यौगिक, तो साइनोकोबालमिन, जिसको हम लोग B12 कहते हैं, यौगिक पूछे तो ये उत्तर हो जाएगा। हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा है, तो निश्चित रूप से क्या है, फेरस से आपका ये उत्तरदायी होता है आपके हेमेटाइट के अपरूप के रूप में, माने लोहा के अपरूप एक है हेमेटाइट, जो आपके ब्लड में प्रोटीन से मिलकर फिर तैयार करता है। ठीक, ये पूछे कि मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट ब्लड होता है, तो वजन का 7% आपका ब्लड होता है किसी भी व्यक्ति के, जो वजन होता है। ऐसा नहीं है कि 5.5 लीटर जो ब्लड हम लोग बताते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य का एवरेज रीडिंग है कि इतना होता है। अगर यही सवाल बदल दे और फिर पूछे, इसको मिटाते चले ना, ये तो आप लोगों को कंफर्म होगा ही, मुझे लग रहा है। अगर ये पूछे कि कितना परसेंट ब्लड है, तो वजन का 7%, ठीक है, ये वजन का। लीटर में अगर पूछे तो 5.5 लीटर, और यही सवाल अगर पूछे यूनिट में अगर पूछे तो 10 यूनिट। एक औसत मनुष्य में जो है 10 यूनिट ब्लड होता है। और यही अगर आपको पूछ दे कि कितना होता है पाउंड में या गैलन में, तो बताएंगे कोई 1.2 से 1.5 क्या चीज, गैलन। बिल्कुल सही है कि अगर गैलन में पूछ दे तो 1.2 से लेकर 1.5 गैलन के बीच हो जाता है ब्लड। तो मानव शरीर में क्या पूछ रहा है, ये आपको देखना है कि ये वजन पूछे तो 7%, लीटर पूछे तो 5.5 लीटर, यूनिट पूछे, यूनिट माने एक बोतल को 1 यूनिट कहते हैं, तो 10 बोतल टोटल ब्लड निकाल लिया जाए तो मर जाएगा आदमी, 2 बोतल से ज्यादा निकले तो किसी भी परिस्थिति में। और ये गैलन पूछे तो 1.2 to 1.5 के बीच ब्लड होता है। अब हेमोग्लोबिन की मात्रा यदि पूछता है, कितना याद है ना आप लोगों को, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन की मात्रा पूछे तो ब्लड आपका स्त्रियों में जो है ये 12 से लेकर और 16% के बीच हेमोग्लोबिन होना चाहिए, यानी 14%। ये फीमेल के लिए। और मेल के लिए अगर पूछता है तो ये 14 से 18% होना चाहिए, यानी एवरेज 16%। पुरुष में हेमोग्लोबिन ज्यादा होना चाहिए, पुरुष के वर्कलोड ज्यादा है। महिला में हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको जो है महीने में एक बार पीरियड्स के दौरान ब्लड जो है बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, तो इस तरीके से उनके ब्लड ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मस्तिष्क में अगर पूछे कि ब्लड कितना होता है, ये सब मात्रा याद रखते चलिएगा, ये मेल है और ये फीमेल है। अगर आपको यही आंकड़ा पूछे
कि मस्तिष्क में कितना ब्लड होता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो खोपड़ी का पार्ट है आदमी का, इसमें यहां देख रहे हैं आप, ये ब्लड इसमें कुछ ज्यादा होता है। तो पुरुष में होता है लगभग 250 से 400 ग्राम तक। सोचिए कितना ज्यादा। मनुष्य के खोपड़ी में 250 से 400 ग्राम तक ब्लड होता है, और महिला में 150 से लेकर और 250 ग्राम तक होता है। यानी महिला के सिर में खून कम होते हैं, और यही कारण है कि महिला का जो सिर का वजन है, खोपड़ी का, मस्तिष्क का वजन, वो लगभग 850 ग्राम होता है, ठीक है। और पुरुष के जो है लगभग 1400 ग्राम होता है। कहीं 1350 भी लिखता है, तो उससे डिस्टर्ब होने की जरूरत आपको नहीं है। आज के समय में शरीर बड़ा हो रहा है, हम लोग, बच्चे लोग मीट मछली ज्यादा खा रहा है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से जो है यानी कैल्शियम की कमी नहीं हो रही है। तो ये फीमेल का हो गया, और ये आपका मेल का हो गया, ये मेल का हो गया, और ये फीमेल का हो गया। तो ये आंकड़ा एकदम से रख के आपको रखना होगा। अब रहा कि ब्लड का कार्य क्या क्या है, तो ब्लड के बहुत सारे कार्य है, ठीक है। अब उस कार्य में आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो शरीर के ताप को नियत रखता है। ब्लड क्या करता है? शरीर के ताप को नियत रखता है। दूसरा कांस्टेंट, मान लीजिए मेरा नाक उघाड़ है, खुला है, कवर नहीं है, तो यहाँ तो धीरे धीरे वायुमंडल से ठंडा होते होते क्या हो जाता? ठंडा हो जाता। लेकिन नहीं, ये ब्लड हमारा यहाँ से हटके चला जा रहा है नीचे, और नीचे से ब्लड क्या हो रहा है? ऊपर आ रहा है। तो यहाँ के ठंडा जो है हो रहा है, वो नीचे चला गया, और नीचे से गर्म ब्लड ऊपर आ गया। तो शरीर के ताप को कांस्टेंट बना के रखता है, स्थिर बना के रखता है, या नियत बना के रखता है। तो बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि पैर में बुखार होगा, हाथ में बुखार नहीं होगा। बुखार होगा तो सभी जगह बराबर होगा, घटेगा तो सब जगह बराबर घटेगा। तो नियत बना के रखता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा आमाशय से निकलकर सीधे कहाँ चला जाता है? डियोडेनम में। डियोडेनम से कहाँ जाता है? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज से कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जो इलियम की दीवारें होती है और संसूचन का काम करता है, चूसने का, जूस निकालने का, वो जूस सीधे ब्लड में जाता है, और वो ब्लड का करता है उस जूस को लेकर कि जहां जहां हमारे शरीर में ऊतक है चारों तरफ फैला देता है, और उसके ऊतकों का निर्माण करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और इस तरीके से उसको रिमेंटेन करना। कहीं टूट फूट हो गया है तो सारी चीजें जहां जिसकी जरूरत है वहां पहुंचाना, डाकिया की तरह ये काम करता है। और जो एक्स्ट्रा उसमें खराब चीजें हैं, डेड चीजें, उसको किडनी के पास ले जाता है, और किडनी उसको फिल्टर करके क्या करता है? मूत्राशय में और मलाशय में भेज दिया, फिर बाहर निकल जाता है उसे। तो इस तरीके से ये ब्लड ये भी काम करता है। भले ही किडनी फिल्टरेशन का काम करता है, शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मल द्वार नहीं है, मल द्वार तो सिट्ठी निकालता है, लेकिन मेन ब्लड की गंदगी को छान कर जो बहुत हार्मफुल चीजें होता है वो किडनी काम करता है। तो इधर से किडनी उसको छान देता है, तो वहां किडनी तक ले जाने का काम ब्लड ही करता है। नेक्स्ट, हार्मोन जो हमारा शरीर छोड़ता है, 3 टाइप्स ऑफ हार्मोनल ग्लैंड्स, ऐसे 2 टाइप्स ऑफ कहा जाता है, एक इंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी। तो जो आपके ब्लड में हार्मोन गिर जाते हैं उसको चारों तरफ जहां पहुंचाना है उसको पहुंचाता है। तो इधर से ये भी काम है, पौष्टिक पदार्थों को भी पहुंचाता है। सूचनाओं को, पैर में एक मच्छर काट ले तो तुरंत ही दर्द क्या होगा? हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, और मस्तिष्क उस मेडिसिन को अगर नीचे पहुंचाना चाहता है तो तुरंत वहां से रिलैक्सिंग भेजेगा, जिससे हमारे शरीर को थोड़ा आराम मिले। तो ये सारा काम हमारा ब्लड करता है, यानी कि सूचना को नीचे ले जाना, सूचना को ऊपर ले जाना, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ दाब भी अंदर से बना के रखता है। अगर ब्लड में प्रेशर नहीं होगा तो वायुमंडलीय दाब से हमें सांस लेने में भी कठिनाई हो जाएगी। तो यही है कि जब हम जहाज से उड़ते हैं तो देखिए कहा जाता है कई बार कि कुछ लोगों को आंख नाक मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि उसके शरीर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और वायुमंडलीय दाब ऊपर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो कंट्रोल नहीं हो पाता और बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से यानी कि प्रेशर को नियत बना के रखता है। आपके हमारे 2 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है आर्टरी जो अंदर से जाता है, एक होता है वेन जो बाहर से आता है। कल भी मैंने चर्चा इसकी आपको किया था। तो जो हमारे नसों के